हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रम के एक हाथ में लाइटर था जो फाइल को जला रहा था और दूसरे हाथ में सिगरेट जिसे वो अपने होठों में दबाते हुए कस भर रहा था और धुआं अगले ही पल सीधा अग्रिम के चेहरे पर आया। अग्रिम की आंखें बड़ी हो गई। पल्लवी के चेहरे के भी होश उड़ गए थे और अनाया पहले तो हैरान हुई, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल किया और उसके होठों पर मुस्कुराहट झलकने लगी। अग्रिम ने जिस फाइल पर अनाया के साइन करवाए थे वो फाइल जल चुकी थी। अपने हाथों पर एक सेक महसूस करते ही अग्रिम ने वो फाइल छोड़ी और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, तुम जिंदा हो? रुद्रम सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, अगर भूत प्रेत सच में होते तो मैं तुम्हें कह सकता था कि नहीं, मैं मर चुका हूँ। लेकिन रुद्रम सिंघानिया फालतू नहीं करता। अनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और जल्दी से रुद्रम के सीने लग गई। पल्लवी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। वहां आरव की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अग्रिम अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तो ये सब तेरा प्लान था? रुद्रम ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपनी लिटिल गर्ल को अपने सीने लगाने में बिजी था। वो उसके बालों को सहलाते हुए अनाया से बोला, काम डाउन लिटिल गर्ल, सिंघानिया पैलेस जाकर करेंगे ना रोमांस, अभी इतनी उतावली क्यों हो रही हो? उसकी बात सुनकर अनाया उससे अलग हुई और बोली, अभी भी आपको रोमांस सूझ रहा है? आपको पता है इन लोगों ने मेरा क्या हाल किया मुझे यहाँ पर? बोलते हुए उसने अपना गाल रुद्रम के आगे किया। आगे उससे कुछ बोला ही नहीं गया। रुद्रम ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके गाल को देखकर उसने मुट्ठी कस गई, उसकी मुट्ठियां कस गई। तभी अचानक से उसने अपने हाथ आगे किया और उस डंडे को रोका जो अग्रिम उसके सिर पर मारने वाला था। रुद्रम को अनाया के साथ बिजी देखकर अग्रिम ने पीछे खड़े लड़कों की तरफ इशारा किया और उनमें से एक लड़के ने उसे डंडा पकड़ा दिया था और अब वो उस डंडे से रुद्रम को मारने की सोच रहा था। लेकिन रुद्रम को मारना इतना ही आसान होता तो क्या ही बात थी। रुद्रम ने पलटकर अग्रिम की तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त बेहिसाब जल रही थी। रुद्रम ने उस डंडे को हल्का सा नीचे किया और अपने घुटने से तोड़ दिया। वो डंडा काफी मजबूत था जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन रुद्रम ने बड़ी ही आसानी से उसे तोड़ दिया। अग्रिम गुस्से से उसे देखता हुआ बोला, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जो इंसान पैदा ही धोखे और झूठ से हुआ हो उसकी जिंदगी भी तो झूठी होगी। अपनी मौत का तांडव खेल कर तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम ज्यादा सातिर हो? नहीं रुद्रम सिंघानिया, तुम निहायती बेवकूफ हो, क्योंकि अब तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ तुम आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे सिर्फ मेरी मर्जी से। रुद्रम हंसा और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा पाओगे? पिछले 5 सालों से तुम लगातार कोशिश कर रहे हो मेरे पास पहुंचने की, मुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन आज तक सिवाय हार के तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम आज कुछ हासिल करोगे? अग्रिम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, हासिल तो मैं करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। सिंघानिया का सब कुछ सिर्फ मेरा है जो तुमने मुझसे छीन लिया, और अब तुम्हें मार कर मैं वो सब कुछ हासिल करूंगा। उसकी बात सुनते ही रुद्रम हंसने लगा था। वो उसके करीब हुआ और अग्रिम के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, कुछ इंसान गलत होते हैं और कुछ गलत फहमी में होते हैं, और तुम में ये दोनों ही बातें हैं। तुम इंसान भी गलत हो और बहुत बड़ी गलत फहमी में भी हो। अग्रिम ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से झटकाया और उसके मुंह पर पंच मारने लगा, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और बुरी तरह से मरोड़ दिया। अग्रिम दर्द से चिल्लाया। रुद्रम ने आरव की तरफ देखा और बोला, वैसे इस इंसान से मुझे कुछ खास लेना देना नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी लिटिल गर्ल यहाँ पर सिर्फ इस इंसान के लिए आई है। मतलब मेरी लिटिल गर्ल के लिए ये इंसान इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। और जिस इंसान की वजह से मेरी लिटिल गर्ल की आंखों में आंसू आए, भले उसे भला मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ? अग्रिम गुस्से से बोला, तो आज तू और तेरी लिटिल गर्ल दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगी। बोलकर वो एक बार फिर से रुद्रम की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर मारने को हुआ, लेकिन रुद्रम ने पहले ही अपना पैर उसके पेट पर मारा और अग्रिम जाकर दूर गिरा। उतनी ही फुर्ती से अग्रिम एक बार फिर से उठा और रुद्रम की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं तुमसे हार नहीं सकता। बोलते हुए उसने अपना पंच रुद्रम के मुंह पर मारना चाहा, लेकिन रुद्रम ने अपने हाथ से उसकी मुट्ठी को पकड़ा और बोला, मेरी लड़ाई तुझसे है,
है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों में दिमाग ना हो उन लोगों से लड़ने में भी रुद्रम को इंटरेस्ट नहीं आता। तू एक गलत फहमी में जी रहा है तो वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। बोलते हुए उसने अग्रिम को दूर झटका। अग्रिम और ज्यादा गुस्से से चिल्लाया, गलत फहमी में मैं नहीं हूँ। मैं तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। जो सब कुछ मेरा होना चाहिए था वो सब कुछ तेरे पास है। सिंघानिया का नाम, प्रॉपर्टी, रुतबा, हर एक चीज जो मेरी होनी चाहिए थी वो तूने मुझसे छीन ली। रुद्रम हंसा और बोला, क्या तेरे पास इस बात का कोई प्रूफ है कि मैंने तुझसे तेरा कुछ छीना है? अग्रिम गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से बोला, हाँ है प्रूफ। अमन सिंघानिया, उसका बेटा हूं मैं। लेकिन कभी मुझे मेरा हक नहीं मिला। मेरी माँ को कभी उसने अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि तेरी माँ मानवी ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया, जिसकी वजह से मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ पागल हो गई सिर्फ और सिर्फ अमन सिंघानिया की वजह से। कितना प्यार करती थी वो उससे, लेकिन उसने किसे चुना? तुझे और तेरी माँ को। बोलते हुए अग्रिम ने अपनी उंगली रुद्रम की तरफ पॉइंट की। रुद्रम, जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा, पर फिर भी वो बेहद शांत लहजे में बोला, इसलिए तूने अमन सिंघानिया को जान से मार दिया? उसकी बात सुनकर अग्रिम के होश उड़ गए। पल्लवी भी हैरानी से उन दोनों की बात सुन रही थी। कुछ पल बाद अग्रिम हंसा और बोला, तो तुझे ये बात भी पता चल ही गई? अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मारा मैंने अमन सिंघानिया को, क्योंकि उस धोखेबाज को मैं कैसे जिंदा रहने दे सकता था, जिसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई और मुझे गरीबों में जीना पड़ा। वो मर गया, लेकिन जाते जाते वो अपना सब कुछ तेरे नाम कर गया। पर अब तू मरेगा और तुझे और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। रुद्रम अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसकी बात आराम से सुन रहा था। अनाया ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। उसने आरव की तरफ देखा, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था। वो जल्दी से भाग कर उसके पास गई। रुद्रम हंसते हुए बोला, तो तुझे लगता है कि मुझे और मेरे डैड को मारकर तू हमारी प्रॉपर्टी को हासिल कर लेगा? अग्रिम ने अपना सर हाँ में हिलाया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हाँ ऐसा ही होगा। बोलते हुए उसने अपनी कमर में से गन निकाली और रुद्रम की तरफ पॉइंट कर दी। रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रुद्रम की तरफ गन पॉइंट होते देख अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से चिल्लाई, सोचना भी मत अग्रिम, वरना मैं तुम्हें जिंदा। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, काम डाउन लिटिल गर्ल, मैंने तो तुम्हें बोलना सिखाया था, तुम तो दहाड़ने लगी हो। अनाया उसे देखते हुए बोली, आप इतने काम कैसे रह सकते हैं? ये इंसान आपकी तरफ गन पॉइंट कर रहा है और आप इतनी शांत। रुद्रम उसकी बात सुनते हुए हंसा और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कुत्ते और शेर में क्या फ़र्क होता है। कुत्ता सिर्फ भौंकना जानता है और शेर को शिकार करने से पहले चेतावनी देने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारी औकात मुझे मारने की होती तो 5 साल पहले ही तुम ये किस्सा ख़त्म कर चुके होते। पर तुम्हें हर बार नाकामयाबी मिली, क्योंकि रुद्रम सिंघानिया की जान लेना इतना आसान नहीं कि कोई भी आए और उसे मारकर चला जाए। खैर, ये बात तो है रुद्रम सिंघानिया की। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। बोलते हुए रुद्रम अग्रिम की तरफ बढ़ा। अग्रिम ने अपने हाथों में गन पकड़ रखी थी। रुद्रम को अपने पास आते देख उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रुद्रम बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। अग्रिम ने उसके ऊपर गोली चलानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने उसे गन पकड़ी और नीचे जमीन पर फेंक दी। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुमने मेरे पीछे क्या क्या किया है और तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है? उसके बाद सुनते हुए अग्रिम के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ रहे थे। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने जो भी किया सब माफ, क्योंकि पागलों को मैं ज्यादा मुंह नहीं लगता, लेकिन अगर वो पागलपन मेरी लिटिल गर्ल को तकलीफ दे तो मैं पागलों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। बोलते हुए ही उसने अपनी मुट्ठी को जोर से कसा और अग्रिम के मुंह पर मारा। अग्रिम का गाल एक तरफ लटक गया और उसके होठों के किनारों से खून बहने लगा। वह संभलता उससे पहले ही एक पंच रुद्रम ने और बनाया और उसके दूसरे गाल पर जड़ दिया। अग्रिम की दर्द से चीख निकल गई। उस खाई में उसके चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। रुद्रम ने उसे गिरेबान से पकड़ा और बोला, तुमने मेरे साथ और मुझसे जुड़े लोगों के साथ कुछ भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी लिटिल गर्ल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? बोलते हुए रुद्रम के सामने वो पल घूम रहा था जब ऑफिस में आकर अग्रिम ने अनाया को छुआ था। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने अपना सर अग्रिम के सिर पर जोर से मारा। अग्रिम ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन रुद्रम ने उसके सर को दोनों
तरफ से अपने हाथों में पकड़ा और जोर जोर से उसके सर पर अपना सिर मारने लगा। रुद्रम बिल्कुल नहीं रख रहा था और जिस तरह से वो उसे मारे जा रहा था ना सिर्फ अग्रिम को बल्कि रुद्रम को भी लग रहा था। अनाया जल्दी से उसकी तरफ भागी और रुद्रम को पीछे करने लगी, लेकिन रुद्रम ने एक नज़र अनाया को देखा और बोला, स्टे अवे लिटिल गर्ल। बोलते हुए इसके चेहरे पर हद दर्जे का गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनाया उसे देखते ही रह गई। पल्लवी जल्दी से आगे बढ़ी और अग्रिम और रुद्रम के बीच आने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्रम अभी भी अग्रिम को मारे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया हो, लेकिन वो दीवाना है क्या जो बेकाबू ना हो। इतने दिनों से उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने हर वो पल घूम रहा था जब जब अग्रिम ने अनाया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो यूं ही लगातार उसके सिर पर मारता रहा जब तक अग्रिम नीचे जमीन पर नहीं गिर गया। उसके गिरने के बाद अनाया जल्दी से रुद्रम के पास आई और उसके सिर की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, आपके सर से खून। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो रही थी। रुद्रम ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से थामा और बोला, एक किस हो जाए। उसकी बात सुनकर अनाया हैरान रह गई। इतने गंभीर माहौल में वो किस करने की सोच भी कैसे सकता है। रुद्रम की बात सुनकर अनाया के होश उड़ चुके थे। ऐसी इंटेंस सिचुएशन में भी वो किस करने का सोच भी कैसे सकता है, लेकिन रुद्रम तो ठहरा रुद्रम। उसके दिल में कोई ख्वाहिश आए और वो पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अनाया को सोचते या उसे जवाब देती उससे पहले ही रुद्रम ने उसकी कमर पर अपने हाथ थोड़े और कस दिए और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया। अनाया एकदम शॉक्ड रह गई। अग्रिम दर्द से कराहते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। वहीं पल्लवी का सारा ध्यान तो अग्रिम पर था। वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। अनाया ने अपने होठों को रुद्रम के होठों से छुड़वाना चाहा, क्योंकि अभी उसे आरव को संभालना था। अभी अग्रिम को भी सबक सिखाना बाकी था, लेकिन रुद्रम के लिए तो पहले अपने दिल की चाहत पूरी करना जरूरी था। वो यूं ही पैशनेट होकर अनाया के होठों पर अपनी दीवानगी जाहिर कर रहा था। कुछ देर बाद अनाया ने भी खुद को ढीला छोड़ दिया था और उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। आखिर वो भी खुद को कब तक रोक सकती थी। रुद्रम के लिए पागल तो वो भी उतना ही था जितना रुद्रम, वो भी उतनी ही थी। कुछ देर बाद रुद्रम ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, मूवी चाहे कोई भी हो, इंटरवल जरूरी होता है। बोलते हुए उसने अपनी आई विंग की और वापस से अग्रिम की तरफ देखने लगा, जो अभी भी गुस्से से कांप रहा था। रुद्रम ने उसकी जो हालत की थी उसे संभालने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन अब अग्रिम अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना। तुझे लगता है ये मूवी चल रही है तो। अभी वो बोल ही रहा था कि रुद्रम उसके पास आया और बोला, मूवी मैंने नहीं चलाई, मूवी तो तेरे दिमाग में चल रही है। लेकिन अब मैं तुम्हें सही स्क्रिप्ट बताऊंगा, वो स्क्रिप्ट जो तुम्हारी ही लिखी हुई है और उसमें किरदार सभी मेरे अपने हैं। तो तुझे तो उसे स्क्रिप्ट को जानना ही था। रुद्रम बोल रहा था और अग्रिम कहीं 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 उसकी बातों का मतलब समझ रहा था, तो कहीं अभी भी उसे हैरानी थी। रुद्रम उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, तो तुम्हारा कहना है कि सिंघानिया से जुड़ा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम अमन सिंघानिया मतलब मेरे डैड की इकलौती जायज औलाद हो। खैर, जायज या नाजायज इस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले ये बताओ कि वो औलाद ही क्या होती है जो अपने ही बाप को मार दे। उसकी बात सुनकर अग्रिम की होश उड़ गए। आज से 5 साल पहले उसने अमन सिंघानिया का मर्डर किया था, जो कि एक वेल प्लान मर्डर था। उसे अमन सिंघानिया से बेहद नफरत थी, इसलिए उसने एक कार एक्सीडेंट में उनका मर्डर करवाया था। वो एक्सीडेंट जो उस गाड़ी के साथ हुआ था जिसमें अनाया, उसकी मॉम मीनाक्षी वर्मा और अनाया का भाई आशु वर्मा थे, जब वो लोग मुंबई छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे। रुद्रम की बातें सुनकर सिर्फ अग्रिम नहीं बल्कि अनाया के भी होश उड़े हुए थे। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई अपने ही बाप को मार दे और फिर जाकर उसी की प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करे, ऐसी औलाद ना तो जायज होती है और ना ही नाजायज, वो सिर्फ औलाद के नाम पर कलंक होती है। तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं पता, लेकिन मेरे बाप ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके नाम पर कोई कलंक लगे। बोलते हुए रुद्रम की आंखों में बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था।
अग्रिम चिल्लाकर बोला, कलंक नहीं हूं मैं, और ना ही तुम्हारा बाप इतना शरीफ है। मैंने सिर्फ उसे उसकी कर्मों की सजा दी। उसने मेरी माँ के साथ गंदा खेल खेला और मैंने बस उसे उस खेल की सजा दी। अग्रिम अभी बोल ही रहा था कि रुद्रम ने उसे गिरबान से पकड़ लिया और बोला, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुमने मेरी लिटिल गर्ल को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब हिसाब अलग होगा। बोलकर उसने उसके मुंह पर एक एक पंच जड़ दिया। अग्रिम की जोरदार चीख निकली और उसके नाक से खून बहने लगा। रुद्रम गुस्से से कांपते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों पर सवाल उठाने का, तो अब थोड़ी सच्चाई मैं तुम्हें बता दूं। बोलते हुए उसने अग्रिम को दूर झटक दिया। अग्रिम अभी भी गुस्से से कांपता हुआ उसे देख रहा था। रुद्रम ने हल्का सा इशारा किया और थोड़ी ही दूरी पर खड़ा अतुल्य उसके पास आ गया। अतुल्य लगभग तब से ही वहां पर था जब से रुद्रम वहां पर आया था, लेकिन अभी तक किसी की नजर उस पर नहीं गई थी। खुद अनाया भी उसे वहां पर देखकर हैरान थी। अतुल्य के हाथ में एक एनवलप था जो उसने रुद्रम को दे दिया था। रुद्रम ने उस एनवलप को लिया और अग्रिम की तरफ बढ़ाया। अग्रिम ने गुस्से से उस एनवलप को अपने हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें कुछ तस्वीरें थी। उसमें उन तस्वीरों को उसने उन तस्वीरों को निकाला और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उन तस्वीरों में उसकी माँ की फोटो थी जो अलग अलग आदमियों के साथ थी। अग्रिम की माँ पेशे से एक बार डांसर थी, लेकिन शायद इस पेशे से जितना पैसा आता था उसके लिए काफ़ी नहीं था। डांस के अलावा उसने बार में कुछ और काम करने भी शुरू कर दिए, जिनमें वहां पर आने वाले मेहमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट और उनके साथ रात बिताना शामिल था। हर रोज एक नया आदमी अग्रिम की माँ सुनैना के साथ रात बिताता और सुनैना को मुंह मांगी रकम मिलती, क्योंकि दिखने में सुनैना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन अमन सिंघानिया जो अपने किसी दोस्त के साथ उस बार में गए थे, हालांकि उन्हें ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो दोस्त उनका काफ़ी खास था और ज़बरदस्ती उन्हें उस बार में लेकर गया था। वहां पर शराब के नशे में होने के कारण उन्हें पता नहीं चला कब सुनैना उनके पास आई और उन्हें अपने कमरे में ले गई। भले ही अमन सिंघानिया ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो सुनैना के करीब नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो मानवी जी से बहुत प्यार करते थे। उनके लिए मानवी जी से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं था। और कुछ वक्त पहले ही मानवी जी ने रुद्रम को जन्म दिया था, जिससे अमन मानवी जी से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उन्होंने सुनैना के ऑफर को ठुकरा दिया और उन्हें शराब के नशे में बुरा भला छोड़कर उस बार से बाहर आ गए। लेकिन सुनैना को इस बात पर अपनी इंसल्ट महसूस हुई। आज तक किसी भी मर्द ने उसे ठुकराया नहीं था, तो अमन सिंघानिया जो कि मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक था, उनका उसकी इंसल्ट करना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके दिमाग में अमन सिंघानिया को पाने की सनक जाग गई। एक तरफ उसका पीछा जारी था तो दूसरी तरफ उनके दिमाग में अमर सिंघानिया को पाने की सनक भी बढ़ रही थी। तभी उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने मीडिया में अमर सिंघानिया पर उनके बच्चे के बाप होने का आरोप लगा दिए। ऐसे आरोप सुनकर मानवी जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उनका अमन जी पर विश्वास डगमगा गया। सुनैना जी ने मीडिया में ये साबित कर दिया कि अमन सिंघानिया उनके बार में आए थे, जहाँ से वो लोग प्राइवेट रूम में गए और दोनों के बीच नाजायज संबंध बने, क्योंकि उन्होंने बार की फुटेज लीक कर दी थी। ऐसे में मानवी जी ने अमन सिंघानिया जी को और भी गलत समझ लिया और उन पर विश्वास नहीं किया। अमन जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मानवी जी की आंखों में अपने लिए शक उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में वो सुनैना जी के पास गए और उन्हें उसे और भी ज़्यादा बुरा भला कहा। सुनैना जी ने उन्हें चैलेंज कर दिया था कि अब वो किसी भी कीमत पर उन्हें पा कर रहेगी। धीरे धीरे बात खींचती चली गई और खबरें ठंडी पड़ने लगी, लेकिन अमन जी और मानवी जी के बीच जो दूरियां आ गई थी उनका कोई हल नहीं था। वो दूरियां लगातार बढ़ती ही गई। वहीं दूसरी तरफ सुनैना कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अमन जी उनका पागलपन बन चुके थे। अग्रिम जब पैदा हुआ तो सुनैना उसे लेकर सिंघानिया पैलेस आई, लेकिन अमन जी सब जानते थे और उन्होंने सुनैना को कभी नहीं अपनाया और ना ही कभी सुनैना ने ये प्रूव कर पाई कि अग्रम अग्रिम अमन का ही बेटा है। ऐसे में उसे सिंघानिया मैंसन से निकलना पड़ा, जिसकी वजह से उसका पागलपन और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अग्रिम को शुरू से ही ये बात सिखाई कि सिंघानिया का सब कुछ उसका है और अमन सिंघानिया उसका बाप है। शुरू से ही अग्रिम अमन को नफरत करता रहा और जब वो बड़ा हुआ तो उसने ठान लिया कि वो अमन सिंघानिया को उसके कर्मों की सजा देगा, जिसके लिए उसने अमन सिंघानिया का एक्सीडेंट करवाया था। और उस दिन बदकिस्मती से वो एक्सीडेंट जो 2 कारों का हुआ, उनमें
दोनों ही कारों में वो लोग थे जो रुद्रम की जिंदगी से जुड़े थे और उनकी जिंदगी में आने वाले थे। एक तरफ अमन सिंघानिया था तो दूसरी तरफ मीनाक्षी जी, आंसू और अनाया। दोनों ही गाड़ियां खाई में गिरी थी। आंसू, मीनाक्षी और अमन सिंघानिया को सबने मरा हुआ समझा, जबकि तीनों ही जिंदा थे और जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। रुद्रम के लिए उस वक्त सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था और इस वक्त के दौरान उसे मीनाक्षी जी के सामान में अनाया की तस्वीर मिली थी और तस्वीर को देखते ही अनाया रुद्रम की आंखों में बस चुकी थी। हालांकि उस वक्त रुद्रम ने सिर्फ अनाया की तस्वीर देखी थी, क्योंकि अनाया को मीनाक्षी जी ने गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया था। इसलिए अनाया आरव वर्मा के पास वापस आ चुकी थी और खाई में गिरी गाड़ियों से 3 जख्मी हालत लोगों के मिलने पर रुद्रम ने पुलिस वालों को चुप करा दिया था और उनका इलाज इंडिया में नहीं बल्कि यूएसए में करवाया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। अग्रिम ने अपने हाथों में पकड़ी हुई तस्वीरों को नीचे फेंक दिया और बोला, मैं नहीं मानता इन सब तस्वीरों को, ये सब झूठी है और आज के दौर में इन सब तस्वीरों को कोई भी 1 मिनट में बना सकता है। रुद्रम जानता था ऐसा ही होगा। वो हल्का सा हंसा और अग्रिम की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मत करो यकीन इन तस्वीरों पर, लेकिन अगर जिसे तुम अपना बाप मानते हो वो ही प्रूफ कर दे कि वो तुम्हारा बाप नहीं है तो। उसकी बात सुनकर अग्रिम की होश उड़ गए। वहीं अनाया की तो समझ से सब कुछ बाहर जा रहा था। वो बस रुद्रम और अग्रिम को देख रही थी। तभी रुद्रम ने अतुल्य को इशारा किया और अतुल्य कुछ ही दूरी पर खड़ी गाड़ी के पास गया और गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी से एक शख्स बाहर आया। सब हैरानी से उस गाड़ी और शख्स की तरफ देख रहे थे। तभी रुद्रम ने अनाया की तरफ देखा और बोला, लिटिल गर्ल। आवाज सुनकर अनाया ने भी झट से रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके पास आते ही रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर धीरे से उसके कान में बोला, हे, इज योर फादर इन लॉ। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। रुद्रम की बात सुनकर अनाया हैरान रह गई। उसे अब तक पता ही नहीं था कि रुद्रम के बाप जिंदा हैं। रुद्रम के पापा जिंदा हैं। वह हैरानी से उस शख्स को देख रही थी जो गाड़ी से बाहर निकलकर अतुल्य के साथ आ रहा था। अतुल्य अमन जी को देखकर वहां पर आया। अग्रिम हैरानी से अमन जी की तरफ देख रहा था। 5 साल पहले उसने एक्सीडेंट प्लान करके उनका मर्डर कर दिया था, लेकिन आज अमन जी उसके सामने सही सलामत थे। रुद्रम ने अमन जी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उन्हें देख कर बोला, आप ठीक तो है ना डैड। अमन जी मुस्कुराते हुए बोली, जिसके पास तुम्हारे जैसा बच्चा हो उसे कुछ हो सकता है क्या, पर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तुम तो मुझे मेरी मानवी के पास लेकर जाने वाले थे ना। और ये लोग कौन हैं। बोलते हुए उन्होंने अग्रिम और बाकी सबकी तरफ देखा। रुद्रम ने तिरछी नजरों से अग्रिम को देखा। अग्रिम भी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रुद्रम और अमन जी को ही देख रहा था। रुद्रम ने अनाया को अमन जी के सामने किया और बोला, जैसे आपके लिए आपकी मानवी है वैसे ही मेरे लिए ये मेरी दुनिया है, ये मेरी लिटिल गर्ल, मेरी अनाया है। अनाया अभी तक अमन जी की तरफ देख रही थी, लेकिन रुद्रम के मुंह से अनाया सुनकर उसे हैरानी भरी नजरों से रुद्रम को देखा। शायद आज पहली बार रुद्रम ने अनाया नाम लिया था। उसका चेहरा गुलाबी सा होने लगा। रुद्रम की नज़र उसके चेहरे पर गई और उसे देखते हुए रुद्रम ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया। अनाया ने झट से उस पर से नजरें हटा ली और अमन जी की तरफ देखने लगी। अमन जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोले, बड़ी ही प्यारी दुनिया है तेरी। अनाया की मुस्कुराहट लंबी हो गई। अब रुद्रम ने अमन जी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें अग्रिम की तरफ घुमाया और बोला, आप मुझे ये बताइए डैड, क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं। बोलते हुए उसका इशारा अग्रिम की तरफ था। अग्रिम के पीछे की पल्लवी भी खड़ी थी। अमन जी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोले, नहीं, मैं तो इन्हें पहली बार देखा है। अग्रिम का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद रुद्रम ने अतुल्य की तरफ देखा और फिर अमन जी की तरफ देखते हुए बोला, आप इन्हें पहचानते हैं क्या। अमन जी झट से बोले, हाँ, क्यों नहीं, ये तो अतुल्य है, हमारा काम संभालता है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, मुझे याद है अच्छी तरह से। बोलते हुए वो अपना चेहरा भी हिला रहे थे। रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अतुल्य को देख कर एक इशारा किया और फिर अमन जी की तरफ देखकर उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला, अब आप अतुल्य के साथ जाइए और कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको आपकी मानवी के पास लेकर जाऊंगा। अमन जी तुरंत से बोले, पक्का। रुद्रम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पक्का। अमन जी खुशी खुशी अतुल्य के साथ चले गए। अग्रिम गुस्से से कांपते हुए बोला, भेज क्यों दिया उन्हें, डर लग रहा है, कहीं मैं उन्हें दोबारा ना मार दूं।
मरेंगे तो वो पक्का, भले ही तुमने उन्हें यहाँ से भेज दिया, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे और तुम्हारे मरने के बाद मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। बोलते हुए अग्रिम के चेहरे पर एक पागलपन नजर आ रहा था। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, मेरी हुकूमत तो वहां भी होती है जहां मैं नहीं होता। यहाँ तो मैं खुद हूँ। यहाँ से कौन कब कहाँ जाएगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अग्रिम गुस्से से उसे देखता रहा। उसने यहाँ पर अनाया को बुलाया था और उसे जान से मारने वाला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी जगह ही रुद्रम के कब्जे में आ गई हो। यहाँ हर कोई उसकी मर्जी से आ और जा रहा था। रुद्रम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ? अगर मेरे डैड का तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता होता तो वो तुम्हें जरूर पहचान लेते। तुमने उनके साथ जो किया उसमें उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, लेकिन फिर भी उन्हें हर एक शख्स अच्छी तरह से याद है, लेकिन तुम ना ही उनकी यादों में हो और ना ही उनकी जिंदगी में। तो अपनी बकवास बंद करो। अग्रिम चिल्ला कर बोला, हाँ, नहीं हूं मैं उनकी यादों में, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं। नहीं आया मैं कभी उनके सामने, क्योंकि मैं जानता था उनके सामने आने का कोई फायदा ही नहीं। उन्हें तो बस तुम ही नजर आओगे, क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ तुम ही उनकी औलाद हो। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अभी वो बोल ही रहा था कि रुद्रम ने अपनी जैकेट में से कुछ निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अग्रिम ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उससे वो एनवलप ले लिया और उसे खोल कर देखा। उस एनवलप में अग्रिम और अमन सिंघानिया की डीएनए रिपोर्ट थी, जो नेगेटिव थी। उस रिपोर्ट को देखकर अग्रिम की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने वो रिपोर्ट फाड़ दी और बोला, ये झूठ है, तुम और तुम्हारे सभी सबूत झूठे हैं। रुद्रम हंसा और बोला, मेरा काम था तुम्हारे सामने सबूत लाना। अब तुम्हें मानना है या नहीं मानना, ये तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम्हारे मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सच बिल्कुल साफ है, और तुमने जो किया वो भी। सच कहूँ तो तुमने जो भी किया उससे मुझे तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि तुम पर तरस आता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ ने एक पाठ पढ़ाया और तुमने वो पाठ पढ़कर वो सब किया जो तुम्हें सही लगता था। अब इसमें गलती तुम्हारी है या तुम्हारी माँ की मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो किया उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है, तो उन तकलीफों का हिसाब तो होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर से गुस्सा झलकने लगा। अग्रिम ने रुद्रम के गिरबान को पकड़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? रुद्रम ने एक झटके से उसे अपना गिरबान छुड़वाया और बोला, बिल्कुल वैसे जैसे तेरी हिम्मत हुई लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की। बोलते हो उनसे एक जोरदार पंच अग्रिम के चेहरे पर जड़ दिया। पहले ही अग्रिम के होठों के किनारे फट चुके थे और उनसे खून बहते बहते सूख चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से उसके होठों से खून बहने लगा था। रुद्रम इस बार रुका नहीं और उसे गिरबान से पकड़कर एक के बाद एक पंच लगातार उसे मारने लगा। पल्लवी ने रुद्रम को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुद्रम एक बार फिर से बेकाबू हो चुका था। वो लगातार अग्रिम को मारे जा रहा था और अग्रिम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी हालत शख्ता होने लगी थी। एक झटके से रुद्रम ने अग्रिम को छोड़ा और अग्रिम लड़खड़ाने लगा, लेकिन उसने किसी न किसी तरह से खुद को संभाल लिया। रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब मैं तुझे एक सच और बताता हूँ। बहुत शौक है तुझे गलतफहमी की दुनिया में जीने का ना, कि तुमने ना जाने क्या क्या बर्बाद कर दिया। बहुत सोच समझ कर तुम लोगों ने अपनी हर एक साजिश रची, लेकिन आज मैं उन सभी साजिशों से पर्दा उठाऊंगा। अनाया हैरानी से रुद्रम को देखने लगी थी। अब ऐसा क्या था जो रुद्रम बताने वाला था? रुद्रम अग्रिम की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझसे मेरे डैड को छीनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोगों ने इस प्लान को थोड़ा और बड़ा बनाया और एक ही एक्सीडेंट में दो परिवारों को खत्म करने का सोचा। उसकी बात सुनते हुए अग्रिम, जो अपने होठों से अपना खून साफ कर रहा था, उसने रुद्रम की तरफ देखा और रुद्रम की बात सुनकर अब अग्रिम के होश उड़ चुके थे। रुद्रम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख कर बोला, तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अनाया के पास आया। अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अनाया बोली, मिस्टर रुद्रम, आप। इससे आगे उससे कुछ बोला ही नहीं गया। रुद्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। वो अनाया को देखते हुए बोला, तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हो ना? अनाया का दिल धक सा रह गया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम सा गया हो। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी मॉम से मिलना चाहोगी? अनाया लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, मिस्टर मिस्टर रुद्रम, आप ये। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और उसी वक्त बड़ी सी स्पीड से एक गाड़ी वहां पर आई और एक झटके से रुकी। अग्रिम और पल्लवी दोनों उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी लिटिल गर्ल,
तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन शायद ये सच छुपाना जरूरी था। जानता हूँ तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रुद्रम की बात सुनते हुए अनाया का दिल और भी ज्यादा कांपने लगा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लड़की गाड़ी से बाहर आई। उसने अपना हाथ गाड़ी के अंदर किया तो एक औरत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। उस औरत को बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। रुद्रम जल्दी से उस गाड़ी की तरफ बढ़ा और वो लड़की पीछे हो गई। अब रुद्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस औरत ने अपना कांपता हुआ हाथ रुद्रम के हाथ पर रखा और गाड़ी से बाहर आई। अनाया अपनी जगह पर खड़ी शून्य रह गई। आरव भी उस गाड़ी की तरफ देखता ही रह गया। उसकी हालत नहीं थी उस कुर्सी से उठने की, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से उठा, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होते ही वो लड़खड़ा गया। रुद्रम के एक आदमी ने जल्दी से आकर उन्हें संभाला। अनाया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सामने उसकी मॉम मीनाक्षी वर्मा थी, जो दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन उन्हें अपने सामने देखना ही अनाया के लिए एक ख्वाब जैसा था। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी, उससे अपना कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। रुद्रम मीनाक्षी जी को लेकर उसके पास आया। मीनाक्षी जी ने अपना ही अनाया की तरफ देखा और धीमे से बोली, आरू। अनाया रोते हुए बोली, मॉम। उसका गला चोक हो रहा था। वो झट से मीनाक्षी जी के गले लग गई और मीनाक्षी जी ने भी रुद्रम से अपना हाथ छुड़ाकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। रुद्रम की आंखें नम हो गई। उसने गुस्से से अग्रिम की तरफ देखा, जिसकी वजह से उसकी लिटिल गर्ल को अपनी मॉम के बिना रहना पड़ा था। उसका मन कर रहा था अभी अग्रिम की जान ले ले, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए खुद को कंट्रोल किया। अभी तो उसे उस शख्स से पर्दा गिराना था जो इस घटिया साजिश का करता धरता था। मीनाक्षी जी से गले लगकर अनाया रोई जा रही थी। रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, अभी तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है लिटिल गर्ल, उन्हें आराम की जरूरत है। उसकी बात सुनकर अनाया मीनाक्षी जी से अलग हुई और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम जिंदा थी। रुद्रम ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है। अनाया ने मीनाक्षी जी की तरफ देखा और एक बार फिर से उनके गले लग गई। वो रोते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों क्यों चली गई थी मॉम? आपको पता है मैं आपके बिना कितनी अकेली थी। सब कुछ बदल गया था। आंसू। रुद्र ने एक बार फिर से अनाया को संभाला और उसे जबरदस्ती मीनाक्षी जी से अलग कर उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, लिटिल गर्ल, समझने की कोशिश करो, अभी उनकी तबीयत सही नहीं है। अनाया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस रुद्रम और मीनाक्षी जी की तरफ देखती ही रह गई थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मीनाक्षी जी बोलना चाहती थी, लेकिन रुद्रम ने उनका हाथ थामा और बोला, आपको अपनी आयु से जितनी बातें करनी है कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपको आराम करना है ना, तभी तो आप बिल्कुल ठीक होंगी और अपने आंसू से भी मिलेंगी। मीनाक्षी जी ने अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्रम ने कुछ ही दूरी पर खड़ी लड़की को इशारा किया तो वो लड़की मीनाक्षी जी का हाथ पकड़कर उसे वापस लेकर जाने लगी। अनाया ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, मैं अपनी मॉम को कहीं नहीं जाने दूंगी। रुद्रम ने अनाया का दूसरा हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हारी मॉम कहीं नहीं जा रही है लिटिल गर्ल, उन्हें आराम की जरूरत है, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। बोलते हुए उसने अनाया का दूसरा हाथ भी मीनाक्षी जी से छुड़ा लिया था। अनाया का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो लड़की मीनाक्षी जी को गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गई। रुद्रम अनाया के चेहरे को अपने हाथों से थाम कर बोला, क्या तुम नहीं जानती कि आज तक तुम्हारी मॉम जिस हालत में रही है और तुम्हें जो तकलीफ हुई है, तुम उन सबका हिसाब करो, उन लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारी मॉम की जान लेनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कौन था जिसकी वजह से तुम सबका एक्सीडेंट हुआ? उसकी बात सुनते हुए अनाया हैरान हो रही थी। क्या कोई और भी है जो इन सब में शामिल था? अनाया की सवालिया नजरों को पढ़कर रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तक मैंने जो बताया वो तो कुछ भी नहीं था, अभी बहुत कुछ जानना तो बाकी है। बोलकर उसने अग्रिम की तरफ देखा। अग्रिम अभी भी गुस्से से उसे देख रहा था। रुद्रम उसके पास आया और बोला, अब तुम बताओ कि कौन है वो शख्स जिसके साथ मिलकर तुमने ये सारी प्लानिंग की? कौन है वो जिसके साथ मिलकर तुमने दो फैमिलीज को बर्बाद कर दिया? अग्रिम कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आरव के सामने वो नायरा का नाम नहीं ले सकता था और वो श्योर भी नहीं था कि रुद्रम जिसके बारे में बात कर रहा है वो नायरा है या नहीं। उसे शक था कि कहीं नायरा का नाम जानने के लिए रुद्रम हवा में तीर तो नहीं छोड़ रहा, लेकिन रुद्रम आज हर एक बात से पर्दा उठाने वाला था। अग्रिम को चुप देखकर वो हंसा और बोला,
जब हिम्मत ना हो तो बड़े बड़े चैलेंज भी नहीं करने चाहिए। इंसान बेइज्जत होने से बच जाता है। बोलते हुए वह अग्रिम के सामने आया। अग्रिम उसे देखते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कर ली मैंने अपनी बकवास बंद, क्योंकि अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। बोलते हुए उसकी वो हल्की सी मुस्कुराहट एक डेविल स्माइल में बदल गई। अग्रिम उसे देखता ही रह गया। तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ गया, जहां पर दो लड़कियां नायरा को पकड़कर जबरदस्ती उसे यहाँ पर लेकर आ रही थी। अग्रिम की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो उसे। लेकिन उन लड़कियों ने नायरा को नहीं छोड़ा। नायरा की आवाज सुनकर अनाया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। नायरा को इस तरह से देखकर उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। वहीं आरव के भी होश उड़ चुके थे। रुद्रम अग्रिम की बड़ी बड़ी आंखों को देख कर बोला, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े स्टार की एंट्री ऐसे कैसे? पर क्या करूं? रुद्रम का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। जो लोग वाहियात हो उनके साथ वो इसी तरीके से पेश आता है। आरव रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुम नायरा को ऐसे कैसे जबरदस्ती यहाँ ला सकते हो? भले ही आरव से खुद से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन नायरा को उस तरह से देखकर वो चुप भी नहीं रह पाया। उन लड़कियों ने नायरा को अग्रिम के पास लाकर खड़ा कर दिया। तो रुद्रम आरव की तरफ देखते हुए बोला, लगता है बहुत प्यार है आपको अपनी बीवी से। शायद आपको ये नहीं पता कि आपकी इसी बीवी ने आपकी पहली बीवी की जान लेनी चाहिए, आपके दोनों बच्चों को मारना चाहा। वो बोल रहा था और आरव अपनी फटी हुई आंखों से नायरा की तरफ देख रहा था, जो चेहरा झुकाए खड़ी थी। वो दांत पीसते हुए रुद्रम को देख रही थी। अनाया को भी बहुत बड़ा शौक मिला था। उसने आज तक कभी नायरा को अपनी माँ नहीं माना था। माँ मानना तो दूर, वो कभी नायरा से ढंग से बात भी नहीं कर पाई। हालांकि नायरा और उसमें उम्र का फर्क बहुत कम था। मुश्किल से उन दोनों के बीच 8-9 साल का गैप होगा, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कभी ढंग से बात नहीं हुई। और धीरे धीरे नायरा का व्यवहार जिस तरह से अनाया के सामने आया, उसके बाद तो सब कुछ इम्पॉसिबल था। आरव को लगा शायद उसकी गलती को देख कर नायरा उसके पास जा आएगी, लेकिन नायरा अग्रिम के साथ खड़ी रही, जिसके बाद अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रुद्रम व्यंग से बोला, क्या हुआ? मेलोड्रामा नहीं करेगी आप? अग्रिम गुस्से से चिल्लाकर बोला, ड्रामा तो तुम कर रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया अपने हक को पाने के लिए किया, और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ रुद्रम ने उसके चेहरे पर जड़ा, और अगले ही पल उसे लात मारकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। रुद्रम का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे गिरबान से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और उसके मुंह पर पंच मारते हुए बोला, लोगों की जिंदगी बर्बाद करो तुम, उन्हें मारने की साजिश रचो तुम, मेरे डैड का एक्सीडेंट करवाया तुमने, मेरे लिटिल गर्ल की पूरी फैमिली का एक्सीडेंट कराया तुमने, और ड्रामा कर रहा हूँ मैं। चाहता तो कब का तुम्हारा ये ड्रामा खत्म कर चुका होता, लेकिन मुझे मेरे डैड का ट्रीटमेंट करवाना था। अगर तुम्हें भनक लगती तो तुम एक बार फिर से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। मुझे मेरी लिटिल गर्ल की मॉम का ट्रीटमेंट करवाना था। पिछले 5 सालों से वो कोमा में थी। तुम जानते हो 5 साल होते क्या है? नहीं, तुम नहीं जानती। बोलते हुए उसने एक और जोरदार पंच अग्रिम के चेहरे पर जड़ दिया, पर अभी भी रुका नहीं। तुम्हारा जो हक है ही नहीं, तुमने उसे पाने के लिए हर हद पार कर दी, और अब तुम मेरी लिटिल गर्ल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सब बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। बोलते हुए उसने उसकी गर्दन पर जोरदार पंच मारा। अग्रिम की जोर से चीख निकल गई। पल्लवी और नायरा दोनों उसकी तरफ भागी, लेकिन अगले ही पल कुछ लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया। रुद्रम लगातार अग्रिम को मारे जा रहा था। नायरा गुस्सा से चिल्लाते हुए बोली, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ। वो बोल ही रही थी कि एक लड़की ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसके मुंह से अग्रिम के लिए भाई सुनकर ही आरव की हर उम्मीद टूट चुकी थी। उसने क्या कुछ नहीं किया था नायरा के लिए। नायरा के लिए उसने अनाया से भी दूरियां बना ली, लेकिन बदले में नायरा उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक रुद्रम ने खुद पर कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब उसका हर कंट्रोल छूट चुका था। अनाया बस उसे अग्रिम को मारते हुए देख रही थी। वो जानती थी कि अगर वो रुद्रम को अग्रिम से दूर भी करना चाहे तो कर नहीं पाएगी, और शायद अग्रिम की सजा भी यही थी। पिछले 5 सालों से अनाया को जो तकलीफ हुई थी, वो तकलीफ इन सब से दूर नहीं हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रुद्रम का गुस्सा भी बिल्कुल जायज था। अपने लिए वो रुद्रम की दीवानगी अच्छी तरह जानती थी। रुद्रम लगातार अग्रिम को मारे जा रहा था, और अगर बस जमीन पर गिरता और रुद्रम उसे वापस गिरे बांध से पकड़कर खींचता और उसे और भी बुरी तरह से मारता।
अग्रिम लगातार दर्द से चिल्लाए जा रहा था। उसके अंदर अब कुछ बचा नहीं था। उसके शरीर की लगभग हर हड्डी टूट चुकी थी। तभी वहां पर पुलिस का सायरन बजा और तकरीबन 2-3 गाड़ियां वहां पर आकर रुकी। कुछ इंस्पेक्टर और लेडीज कांस्टेबल गाड़ियों से बाहर आए और उन्होंने पल्लवी, नायरा और अग्रिम को पकड़ लिया। रुद्रम अग्रिम को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, लेकिन पुलिस वालों के बीच में आने के बाद रुद्रम ने खुद पर थोड़ा कंट्रोल किया। इंस्पेक्टर ने उसे यकीन दिलवाया कि उन तीनों को सख्त से सख्त सजा होगी, क्योंकि रुद्रम सारे सबूत पहले ही पुलिस वालों तक पहुंचा चुका था। कुछ ही देर में पुलिस उन तीनों को ले गई। अग्रिम अपने पैरों पर खड़ा होने की हालत में भी नहीं था, इसलिए उसे घसीटते हुए वहां से लेकर जाया गया। जब वो उन लोगों को ले जाया जा रहा था तो अनाया नायरा के सामने आकर खड़ी हुई। वो गुस्से से नायरा को देखते हुए बोली, क्यों किया आपने ये सब? नायरा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम अपने से 10 साल बड़े लड़के के साथ क्यों हो? पैसों के लिए ना? तो बस मुझसे क्या पूछ रही हो? उसकी बात सुनकर अनाया एकदम से चौंक गई। अनाया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रुद्रम कैसे कोई बात सुन सकता था? वो नायरा की तरफ देख कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर अब मेरी लिटिल गर्ल को एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो। वैसे भी तुम पर तरस खाऊं, ऐसा कोई काम नहीं किया तुमने। बोलते हुए उसने अनाया के कंधों पर अपने हाथ रख दिए थे। नायरा अभी भी गुस्से से अनाया को देख रही थी। रुद्रम ने इशारा किया तो पुलिस उसे भी खींचते हुए वहां से ले गई। उसके जाने के बाद रुद्रम अनाया के सामने आया। अनाया ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ हूँ? क्या उनको हमारा प्यार दिखाई नहीं देता? बोलते हुए उसका चेहरा बेहद मायूस था। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनाया एकदम से चौंक गई। रुद्रम बड़ी ही सडेक्टिव नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, और कोई देखे ना देखे, लेकिन अब तुम मेरा प्यार तसल्ली से देखने वाली हो। बोलकर उसने आई ब्लिंक की। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनाया एकदम से चौंक गई। रुद्रम बड़ी ही सडेक्टिव नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, और कोई देखे ना देखे, लेकिन अब तुम मेरा प्यार तसल्ली से देखने वाली हो। बोलकर उसने आई विंक की। थोड़ी देर में रुद्रम की गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। फार्म हाउस के अंदर गाड़ी एंटर करते देख आन्या की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा शायद रुद्रम सिंघानिया पैलेस जाएगा। आखिर बाकी सबको भी तो रुद्रम से मिलना होगा ना। सिर्फ रुद्रम से ही नहीं, बल्कि अतुल्य जी का इंतजार भी सबको होगा। रुद्रम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? बोलते हुए उसने गाड़ी स्टॉप की और अनाया की तरफ देखने लगा। गाड़ी बंद हो चुकी थी, लेकिन अनाया की धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी। रुद्रम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसने अपनी पीठ को गाड़ी के दरवाजे से लगाया हुआ था और ड्राइविंग सीट पर बड़े ही आराम से बैठा था। अनाया भी हल्का सा उसकी तरफ घूमी और उसे देखते हुए बोली, मुझे लगा हम सिंघानिया पैलेस जाएंगे, पर आप मुझे यहाँ पर। बोलते बोलते वो चुप हो गई। रुद्रम की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, बस मुस्कुराता हुआ अनाया को देखता रहा। अनाया को शर्म आने लगी थी, क्योंकि रुद्रम बड़ी ही गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी वो शरारती नज़रें और होठों पर सेडेक्टिव स्माइल अनाया की रोंगटे खड़ी कर रही थी। अनाया अपनी नज़रें झुकाकर बोली, प्लीज़ कुछ बोलिए ना मिस्टर रुद्रम, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? लेकिन अभी भी रुद्रम ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। अब उसकी नज़रों से परेशान होकर अनाया ने वापस नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और थोड़ा खींच कर सी बोली, अब आप मुझे बताएंगे या नहीं? कब से आप बस मुझे देखे जा रहे हैं? रुद्रम अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, क्या तुम इतने दिनों से मेरी नज़रें खुद पर आने के लिए तड़प रही थी लिटिल गर्ल? उसका जवाब सुनकर अनाया को और भी ज़्यादा बेचैनी सी होने लगी। उसने अपनी नज़रें एक बार फिर से झुका ली थी। हालांकि अनाया उसके सामने शर्माती थी, लेकिन कभी कभी बोल्ड भी हो जाती थी, पर आज तो बस उसे शर्माते हुए देख रहा था और उसका ये अंदाज रुद्रम को उसके लिए और भी ज़्यादा दीवाना कर रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो गाड़ी से बाहर आया। अनाया गाड़ी के अंदर से ही उसे देख रही थी। रुद्रम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बाहर निकाला। अनाया ने झट से अपनी बाहें उसके गर्दन पर लपेट दी। रुद्रम उसे लेकर फार्म हाउस के अंदर आया। फार्म हाउस में आते हुए अनाया की नज़रें उसके आसपास घूम रही थी। वो देख रही थी कि फार्म हाउस में कोई और है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ सर्वेंट रहते थे, लेकिन जब रुद्रम को यहाँ आना होता था तो वो सबको यहाँ से भेज देता था। उसकी नज़र इधर उधर घूमते देख रुद्रम बोला, मुझे तो लगा मेरी बीवी को सबसे ज़्यादा मुझे देखने की चाहत होगी, लेकिन वो शायद किसी और को भी देखना चाहती है। अनाया तुरंत से बोली, ऐसा नहीं है मिस्टर रुद्रम, मैं बस वो। रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला,
चेक कर रही थी कि कोई और है या नहीं लिटिल गर्ल। तो मैं कितनी बार समझाऊं कि रुद्रम सिंघानिया के आसपास हवा भी उसकी मर्जी से अपनी दिशा बदलती है। मैं तुम्हारे साथ कहीं हूँ और कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अनाया ने आंखें छोटी कर उसे देखा। मतलब रुद्रम उसे बिना प्लान किए यहाँ नहीं लेकर आया, बल्कि हर एक चीज़ वेल प्लान थी। रुद्रम उसे लेकर रूम के अंदर आ चुका था। उसने अनाया को बेड पर बिठाया और एक बार फिर से अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखने लगा। अनाया शर्माते हुए बोली, ऐसे मत देखिए ना मिस्टर रुद्रम, मुझे कुछ कुछ होता है। रुद्रम तुरंत से अपनी शरारती आवाज़ में बोला, और मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। बोलते हुए उसने अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंक दी और उसके करीब आ गया। अनाया ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, क्या आपको नहीं लगता हमें पहले सिंघानिया पैलेस जाना चाहिए था? वहाँ सब आपको मिलना चाहते होंगे, कितने खुश होंगे वो आपको सही सलामत देखकर। मुझे तो फिर भी आपके बारे में पता था, लेकिन उन सबको कितना हर्ट हुआ था। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी, उसकी हार्ड उंगलियों को अपने सॉफ्ट लिप्स पर महसूस करते हुए अनाया एकदम से सिहर उठी। वो एकदम चुप हो गई। रुद्रम ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे घुमाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाद रुद्रम ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले तुम्हें देखा था। उससे पहले मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरी लाइफ में जितने भी लोग थे मेरे लिए मैटर करते थे। मैं भी उनसे अटैच था। डैड से तो कुछ ज़्यादा अटैच था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम मेरी नज़रों में बसी हुई हो, लेकिन मैं एक पल के लिए भी कभी तुम्हें नहीं भुला पाता था। तुम मेरे दिल दिमाग में इस कदर बसने लगी कि मैं अपना सब कुछ भूल गया। तुम एक ही नज़र में मेरी दीवानगी बन गई। तुम्हें याद है जब तुम कॉलेज जाती थी तो तुम्हें ऐसा लगता था जैसे हर रोज़ कोई तुम्हारा पीछा करता है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करने पहुंच जाता था। तुम्हें यूं ही अचानक से कोई आकर गिफ्ट दे जाता था। तो कभी तुम कहीं जाती तो वहाँ पर भी तुम्हें स्पेशल ट्रीट किया जाता। वो सब करने में मुझे बहुत कम वक्त लगता था। बस एक फ़ोन कॉल और सब कुछ अरेंज हो जाता था। लेकिन वो बातें मेरे दिमाग में सारा दिन घूमती थी। मुझे इंडिया से जाना था। इंडिया से जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मेरे लिए मुश्किल था तुमसे दूर जाना। इसलिए मैंने हर वो चीज़ की जिसमें मैं तुम्हें फील कर सकूं, जिससे बस तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं नहीं जानता मैं क्यों तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ, लेकिन मैं हूँ। बस मैं पागल हूँ। मैं दीवाना हूँ तुम्हारा। तुम्हारे सामने मेरे लिए और कोई मैटर ही नहीं करता। ऐसा नहीं है मैं बाकी सबसे प्यार नहीं करता, वो फैमिली है, पर मुझे तुम चाहिए हो। ऐसा लगता है जैसे बस तुम और मैं, और यही मेरी दुनिया। एक वक्त था जब मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बिना देखता था, और अब एक वक्त ऐसा है कि कोई तुम्हें देखे भी तो मेरे दिल में आग लग जाती है। तुम ना वो नशा हो तुम ना वो नशा हो जिसकी तलब मुझे हर पल रहती है। मैंने बहुत तकलीफ़ दी है, हालांकि उस तकलीफ़ ने मुझे भी बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन क्या तुम फिर भी मुझे माफ़ करोगी? अब वो बोल ही रहा था कि अनाया ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्रम भी अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देख रहा था। अनाया बेहद गहरी और मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर रुद्रम। बोलकर उसने अपना हाथ रुद्रम के होठों से हटा लिया और उसके होठों पर अपनी होठ रख दिया। रुद्रम ने उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझा ली। अनाया पूरी तरह से सिहर उठी। वो रुद्रम को किस कर रही थी और रुद्रम बस उसके होठों को अपने होठों पर महसूस कर रहा था। आज वो अपनी लिटिल गर्ल के प्यार को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद अनाया ने उसके होठों से अपने होठों को अलग किया और उसे देखते हुए बोली, मुझे कुछ चाहिए। रुद्रम ने हैरानी से उसे देखा। अनाया बड़ी ही मासूमियत से बोली, अब आपने मुझे बिजनेस वुमेन बना दिया तो मुझे भी आपकी तरह ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत हो गई है। आप प्लीज़ मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना दीजिए। उसकी बात रुद्रम को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन अपनी लिटिल गर्ल की किसी ख्वाहिश को वो कैसे ही अधूरी छोड़ सकता है। वो मुस्कुरा कर बोला, बस 5 मिनट में लाता हूँ। बोलकर वो रूम से बाहर चला गया और किचन में आया। 5 मिनट बाद कॉफ़ी का कप ट्रे में रख कर वो रूम में आया। जैसे ही उसने दरवाजे पर अपने कदम रखे और दरवाज़ा खोला, वो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था। पर जब उसने अंदर कदम रखा तो हल्की सी रोशनी हुई, जो कि किसी लाइट की नहीं बल्कि कैंडल्स की थी। नीचे पूरे फर्श पर कैंडल बिखरी हुई थी। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। वो रूम में देखते हुए बोला, तो मेरी लिटिल गर्ल को इसीलिए आधी रात को ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी। लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, बस म्यूजिक ऑन
हुआ। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है। रुद्रम एकदम शॉक्ड हो गया। वो अंदर आया और ट्रे टेबल पर रखी। उसकी नज़र अनाया को ढूंढ रही थी, लेकिन वो महसूस भी कर सकता था कि अनाया बिल्कुल उसके पास है। तभी उसकी ऊपर दो हाथ आए और अनाया का चेहरा उसकी पीठ से लग गया। रुद्रम की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। आज तक वो अपनी लिटिल गर्ल को इस तरह से सरप्राइज देता आया था और आज उसकी लिटिल गर्ल ने उसे क्लीन बोल्ड कर रही थी। आज तो मेरा तन बदन में प्यासी हूँ, मुझे भर ली अपनी बाहों में। रुद्रम ने अनाया के हाथों पर अपने हाथ रखे और उसे घुमाते हुए अपने सामने किया। अनाया का चेहरा, जो उन कैंडल्स के लाइट की वजह से एकदम रेड दिखाई दे रहा था, वो रुद्रम को और भी ज़्यादा पागल करने लगा था। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन। अनाया उसके बिल्कुल करीब हुई और अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रखकर उसके कंधों के ऊपर लेकर गई। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ली अपनी बाहों में। रुद्रम ने अपना एक हाथ उसकी कमर और अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर रखा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर लिया। दोनों की ही बॉडी एकदम हीट होना शुरू हो चुकी थी। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। अनाया हल्का सा पीछे हुई, लेकिन रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ कसते हुए उसे एक बार फिर से अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। अनाया मुस्कुराई और अपनी इंटेंस नज़रों से उसकी ओर देखते हुए उसने अपने होंठ उसके ऊपर रखे और उसे चूमने लगी। रुद्रम की सांसें गहरी होने लगी। उसने अपनी उंगलियों में अनाया के बालों को और भी ज़्यादा कसकर उलझा लिया। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में एक झटके से अनाया पलट गई और उसकी पीठ रुद्रम के सीने से लग गई। उसने अपने बालों को अपनी पीठ से हटाकर अपने कंधे पर किया तो रुद्रम की नज़र उसकी पीठ पर गई। उसने अपने हाथ से उसकी ड्रेस की जिप को हल्का सा सरकाया। रुद्रम की उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस कर अनाया की सांसें भी बेहद ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी। हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हों। उसके कंधे पर हाथ रखकर रुद्रम ने उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और हल्का सा नीचे झुकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनाया ने भी अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। ना कोई भी रहे इस घर में, ज़रा ज़रा बहकता है महकता है। उसे अपनी गोद में उठाकर रुद्रम उसे बेड पर लेकर आया। उसे देखते हुए रुद्रम ने उसे बेड पर बिठाया, लेकिन वो उसके ऊपर से हटता उससे पहले ही अनाया ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और ऊपर उठते हुए उसने रुद्रम को नीचे बेड पर लिटा दिया। रुद्रम एकदम शॉक्ड रह गया। अनाया म्यूजिक के साथ साथ अपनी गहरी नज़रों से रुद्रम पर कहर ढा रही थी। उसके हाथ एक बार फिर से रुद्रम के ऊपर थे और रुद्रम उसकी इस अदा से पागल हो रहा था। एक बार फिर से अनाया ने अपने होंठ उसकी ऊपर रखे और कभी उसकी गर्दन पर तो कभी कंधों पर और कभी सीने से हल्का नीचे पेट पर आकर उसे बड़ी ही शिद्दत से चूम रही थी। रुद्रम ने एक बार फिर से उसके बालों में अपने हाथ उलझा लिए थे। आज तो मेरा तन बदन में प्यासी हूँ, मुझे भर ली अपनी बाहों में। अनाया जैसे जैसे उसे किस कर रही थी, रुद्रम सच में पागल हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके लिटिल गर्ल ऐसा भी कुछ करेगी। आजा रे, तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ये दीवाना झूठा ही सही, प्यार तो कर। अचानक ही रुद्रम ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और अचानक एक झटके से ही अनाया को नीचे बेड पर लुटा दिया। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फिर नजरें रूठेगा ना मुझसे। अनाया गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रुद्रम उसे ऊपर से नीचे देखते हुए अपने होठों को हल्का हल्का अपने दांतों में दबाने लगा। मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरे दिलबर। रुद्रम ने भी उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसके हाथ उसके कंधों पर आकर अनाया की ड्रेस को थोड़ा सा सरकाने लगा। कुछ ही पल में दोनों के कपड़े लगभग जमीन पर पड़े हुए थे। जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन में प्यासी हूँ। अनाया आहें भर रही थी और रुद्रम उसकी बॉडी के हर एक हिस्से को प्यार कर रहा था। उसने अनाया को कसकर अपनी बाहों में लिया और उसे अपने प्यार के एहसासों में भिगोने लगा। मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम तुझको सनम। उस पूरे कमरे में उन दोनों की सांसों का शोर मचा हुआ था और दोनों ही एक दूसरे के लिए दीवानों और पागलों की तरह अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। पूरी रात दोनों यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। सुबह होने पर रुद्रम और अनाया दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो रहे थे, लेकिन फार्म हाउस के बाहर शोर मचा हुआ था। रुद्रम और अनाया दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो रहे थे। पूरे कमरे में शांति थी, बस उनकी गहरी सांसों का शोर था। लेकिन फार्म हाउस के बाहर उससे भी ज़्यादा शोर मचा हुआ था, क्योंकि अब तक पूरे देश में ही
ये खबर फैल चुकी थी कि रुद्रम सिंघानिया, जिसकी कुछ महीने पहले मरने की खबर आई, अब अचानक से वो दोबारा जिंदा हो गया और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल रही थी और मुंबई में तो हर एक शख्स बस रुद्रम को देखने का इंतजार कर रहा था। बाहर गार्ड्स मीडिया वालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए भी मीडिया वालों को रोकना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर भारी तादाद में मीडिया वाले थे। रुद्रम ने जब बाहर से आती हुई आवाज़ सुनी तो उसकी नींद में खलल पड़ा। उसने अपने लिटिल गर्ल की तरफ देखा, जो सुकून से सोई हुई थी। अभी कुछ दिन पहले रुद्रम उससे मिलने आया था, लेकिन तब उसने सिर्फ उसका व्रत खुलवाया, उससे प्यार किया और वापस चला गया। उसे ये सुकून की नींद तो तब नहीं दे पाया था, लेकिन अब उसकी लिटिल गर्ल बेहद आराम से उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर बाहर की आवाज़ सुनने लगा। एक पल नहीं लगा उसे ये जानने में कि बाहर हो क्या रहा है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने क्लोजेट की तरफ गया। उसने अपनी क्लोजेट में से एक ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स निकाले, जो उसने पहले अनाया को पहना है, और फिर खुद लोअर और एक सैंडो पहनकर लोअर की पैकेट में हाथ डालते हुए फार्म हाउस के बाहर की तरफ आया। बाहर चमचमाती धूप फैली हुई थी। रुद्रम की आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी नींद दिखाई दे रही थी। एटीट्यूड के साथ चलते हुए रुद्रम बाहर आया और उन मीडिया वालों के सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त मीडिया वालों की जुबान कामम और उनके कैमरे ज़्यादा चल रहे थे। तभी कुछ पल बाद उन्होंने बोलना भी शुरू किया। मिस्टर रुद्रम सिंघानिया, अभी कुछ वक्त पहले ही आपकी मरने की खबर आई थी। एक बम ब्लास्ट में आपके ख़त्म होने की घोषणा की गई थी, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। ये चमत्कार कैसे? क्या ये आपका कोई पब्लिक स्टंट है? क्या बिजनेस में किसी वजह के चलते आपने ऐसा किया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके लिए आप सब से छुप रहे थे? क्या इसकी वजह अग्रम सिंघानिया ही है? अग्रम सिंघानिया तो नहीं, जो अमन सिंघानिया की जायज़ औलाद होने का दावा कर रहा है और आपको नाजायज़ बता रहा है। रुद्रम एक्सप्रेशन लेस होकर उनकी बकवास सुन रहा था। तभी दरवाजे पर ही अनाया भी आई। जब रुद्रम ने उसे कपड़े पहनाए तब उसके बाद उसकी भी नींद टूट चुकी थी। उसने बाहर से आता शोर सुना तो वो भी तुरंत से बाहर की तरफ आई, पर वो दरवाजे पर खड़ी होकर ही बाहर में गेट पर देख रही थी। किसी ने उसे नोटिस किया तो जल्दी से उसकी पिक्चर्स लेनी भी शुरू कर दी और फिर एक के बाद एक सभी मीडिया वाले उसे कैप्चर कर रहे थे। एक मीडिया वाला व्यंग से बोला, यहाँ पर हर कोई आपकी वजह से परेशान था, लेकिन लगता है आपको तो अपनी रंगललियाँ। अभी उसने इतना ही बोला और ये बोलते वक्त उसकी नज़रें अनाया पर थी और उन नज़रों में अनाया के लिए कुछ अलग सा देखकर रुद्रम के चेहरे की नसें तन गई और उसने झट से उस आदमी का माइक अपने हाथों से पकड़ा और उसके सिर पर दे मारा। अनाया एकदम से शॉक रह गई। रुद्रम ने अब दूसरे मीडिया वाले का कैमरा लिया और उसे जोर से नीचे ज़मीन पर पटक दिया। सभी मीडिया वाले बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रम की तरफ देख रहे थे। रुद्रम उन लोगों की तरफ देखते हुए शायद आवाज़ में बोला, मैं सही सलामत हूँ, इतनी ही खबर आपके लिए काफ़ी है। अब इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश करना है ये आप लोग देखिए। मुझे इसमें रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं और मैं कब कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। आई होप अब आप लोगों को अपनी इस एक्शन का और रिजल्ट नहीं चाहिए तो आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना रुद्रम सिंघानिया खुद की नकली मौत दिखा सकता है तो आप लोगों की असली। बोलते बोलते ही वो चुप हो गया, लेकिन उन लोगों को रुद्रम का इशारा साफ समझ आ चुका था। सभी का गला सूखने लगा और सभी पीछे की तरफ हट गए। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, अगर दम ना हो तो रुद्रम सिंघानिया के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि रुद्रम सिंघानिया जब तुम लोगों के सामने आया तो तुम लोगों की फटकर रह जाएगी। बोलते ही उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन आंखों में बेहद गुस्सा था। मीडिया वाले वहाँ से ऐसे गए जैसे हवा में गायब हो गए हों। उनके जाने के बाद रुद्रम ने गार्ड्स की तरफ देखा और बोला, मैं इतनी सैलरी तुम लोगों को खुद को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं देता। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो सामने वाले को मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम्हें देखूंगा। बोलते ही उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। गार्ड्स ने अपना चेहरा झुका लिया। रुद्रम वापस अंदर आने के लिए घूमा। घूमते ही उसकी नज़र अनाया पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अनाया की आंखें नम थी और रुद्रम उसकी तरफ आता उससे पहले ही अनाया तेज कदमों से रूम की तरफ भाग गई। रुद्रम हैरान हुआ, वो भी जल्दी जल्दी उसके पीछे आया। अनाया वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपनी तरफ खींचा। अनाया की आंखें नम थी, लेकिन वो अपनी आंखों की नमी रुद्रम से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला,
जब तुम जानती हो लिटिल गर्ल कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तो कोशिश भी क्यों कर रही हो? तुम्हारे आंसू बेशक तुम्हारी आंखों में है, लेकिन ये दिल मेरा चीर रहे हैं। जल्दी से बताओ क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? अनाया नजरें झुकाए बोली, मुझे कुछ नहीं कहना। रुद्रम ने घूर कर उसे देखा और बोला, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार क्या किया? तुम्हें खुद पर गुमान हो गया है। भूलो मत लिटिल गर्ल कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। उसकी धमकी सुनकर अनाया ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा। रुद्रम शायद आवाज में बोला, मुझे बताओ लिटिल गर्ल। अनाया मायूस होकर बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि सब लोगों को हमारी शादी मजाक ही क्यों लगती है। लोग तरह तरह की बातें क्यों करते हैं हमारी शादी को लेकर। कोई हम लोगों के रिलेशन पर उंगली उठाता है तो कोई मेरे कैरेक्टर पर। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मिस्टर रुद्रम। उसकी बात सुनते हुए रुद्रम अपनी आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देख रहा था। हालांकि ये बात सच थी कि जब से रुद्रम और अनाया की शादी हुई थी तब से ही अनाया तरह तरह की बातें सुन रही थी। सबसे पहले उसने पूल पार्टी के वक्त ये बातें सुनी थी और फिर सौंदर्या से, मधु जी से, मलाइका से और अब कल ही अग्रिम और आज मीडिया वालों से। रुद्रम तिरछी नजर से मुस्कुराहट के साथ बोला, बस इतनी सी बात लिटिल गर्ल? अनाया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आपके लिए ये इतनी सी बात है क्या मिस्टर रुद्रम? रुद्रम एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरे लिए छोटी सी बात है लिटिल गर्ल, लेकिन अगर तुम्हारे लिए बड़ी बात है तो कल ही इसका सॉल्यूशन तुम्हारे सामने होगा। बोलती हुई उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अनाया सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। रुद्रम ने नीचे झुक कर उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, अब मुझे इस बात पर और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि अब मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ और अब मुझे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बोलते हुए वो उसे वॉशरूम के अंदर लेकर आ गया था और उसे सावर के नीचे खड़ा कर दिया था। अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। रुद्रम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन देखकर अनाया को समझ आ रहा था कि रुद्रम क्या करने वाला है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल सावर ऑन हुआ और ठंडा ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगा। रुद्रम का हाथ उसकी कमर से होते हुए उसकी पीठ पर चला गया और अनाया की शुष्कियाँ निकलने लगी। रुद्रम ने अनाया को शावर के नीचे खड़ा किया तो अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। रुद्रम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन देखकर अनाया को समझ आ रहा था कि रुद्रम क्या करने वाला है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसे घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल सावर ऑन हुआ और ठंडा ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगा। रुद्रम का हाथ उसकी कमर से होते हुए उसकी पीठ पर चला गया और अनाया की सिसकियाँ निकलने लगी। उसे यूँ पल भर में सिहरते देख रुद्रम मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, तुम मेरी एक छुअन से पागल हो जाती हो लिटिल गर्ल, और तुम्हारा ये पागलपन मुझे भी पागल करता है। अनाया भी बदहोशी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, और अब मुझे यूं ही सारी उम्र पागल रहना है मिस्टर रुद्रम। रुद्रम ने उसे कमर कस कर अपने साथ लगाया और बोला, तो तुम्हें क्या लगता है ये पागलपन मैं कभी तुम्हारे सर से हटने दूंगा? नहीं लिटिल गर्ल, अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है। बोलते हुए उसने अनाया की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी गर्दन को चूमने लगा। अनाया ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जैसे जैसे रुद्रम उसकी गर्दन से नीचे और बाकी सब जगह पर उसे प्यार कर रहा था, वैसे वैसे अनाया सच में पागल होती जा रही थी। उसके हाथ कभी रुद्रम की गर्दन पर आते तो कभी उसके बालों में जाते। रुद्रम उसे पूरी तरह से अपने प्यार से छू रहा था और अनाया उसकी हर एक छुअन से बेसब्र हो रही थी। कुछ देर बाद रुद्रम अपने होठों पर जीभ चलाता हुआ नीचे से उसके सामने आया और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई हो लिटिल गर्ल। अनाया गहरी सांसें लेते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम प्लीज़, नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। उसे तड़पते हुए देख रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उसने अनाया के कंधे पर अपना हाथ रखा और खुद को दीवार के अंगेस्ट पुश किया। अनाया के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन आया, लेकिन कुछ ही पलों में वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रुद्रम अब उस पर अपना कहर बरसा रहा था और अनाया उस हर एक पल को महसूस कर रही थी। दोनों सावर के नीचे एक दूसरे में खोए हुए थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। रुद्रम ने अनाया को भी बिल्कुल अपनी तरह ही कर दिया था। अब ना सिर्फ रुद्रम एग्रेसिव होता था बल्कि अनाया भी उसके साथ उतनी ही ज़्यादा वाइल्ड होती थी। तकरीबन 2 घंटे बाद दोनों यूं ही सावर के नीचे भीगते रहे और फिर अनाया खुद पर टावल लपेट वॉशरूम से बाहर आई। उसके पीछे पीछे भी रुद्रम भी था। रुद्र ने अपनी कमर पर टॉवल लपेट रखा था। अनाया मुस्कुराते हुए क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। अनाया ने हैरानी से रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम ने अपनी पलकें झपकाई और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अतुल्य खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। उसने वो पैकेट रुद्रम को दिया और रुद्रम पैकेट लेकर अंदर आ गया। अनाया हैरानी से रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है मिस्टर रुद्रम?
रुद्रम उसके पास आया। उसने टेबल से पानी का गिलास उठाया और उस पैकेट में से 2 टैबलेट निकाल कर अनाया को दी। अनाया हैरानी से उस टैबलेट की तरफ देखते हुए बोली, ये किस चीज़ की दवाई है मिस्टर रुद्रम? रुद्रम बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोला, कुछ नहीं, बस 1-2 विटामिन की गोलियां हैं। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, विटामिन की गोलियां? ऐसी? रुद्रम उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, क्यों, तुम्हें मुझ पर कोई शक है क्या? अनाया हंसी और बोली, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर रुद्रम। बोलते हुए उसने रुद्रम से वो गोलियां ले ली और एक साथ दोनों खा ली और पानी का गिलास भी खत्म कर दिया। रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, यू आर ओनली माइन लिटिल गर्ल। अनाया हंसते हुए बोली, आपको क्या हो रहा है मिस्टर रुद्रम? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ना जाने हम दोनों के बीच कौन ही आ रहा है। मैं आपकी ही हूँ और हमेशा आपकी ही रहूँगी। बोलते हुए अनाया उसके सीने से लग गई। रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए और बोला, मैं हम दोनों के बीच किसी को आने भी नहीं दूंगा लिटिल गर्ल, किसी को भी नहीं आने दूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। अनाया उससे अलग हुई और क्लोजेट में से अपने कपड़े लेकर तैयार होने लगी। कुछ ही देर में वो लोग रूम से बाहर आए। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। उन दोनों ने ब्रेकफास्ट खत्म किया और सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गए। सिंघानिया पैलेस में रुद्रम के जिंदा होने की खबर बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी और हर कोई रुद्रम को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। सबको उसका बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही पार्किंग एरिया में रुद्रम की गाड़ी आकर रुकी, पैलेस के अंदर से सभी बाहर की तरफ आए। दरवाजे पर ही रुद्रम उनसे मिला। मानवी जी ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम के पास आकर उसके गले से लग सके। वही रुद्रम की गहरी नज़र भी उन पर थी। माया जी और हर्षवर्धन जी जल्दी से रुद्रम के पास आए और दोनों ही उसके गले से लग गए। माया जी उसे शिकायतें कर रही थी और रुद्रम उनकी हर शिकायत को सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने माया जी को खुद से अलग किया और बोला, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। अनाया जानती थी कि रुद्रम किस बारे में बात कर रहा है। तभी अतुल अमन जी के साथ वहाँ पर आया। अमन जी को अपने सामने देखकर मधु जी, सौंदर्या, माया जी और हर्षवर्धन जी सबकी आंखें बड़ी हो गई। मधु जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं उनके हर एक्सप्रेशन को रुद्रम नोटिस कर रहा था। उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल थी। अमन जी सबकी तरफ देख रहे थे, लेकिन सबसे पीछे हट रहे थे। पर जब उनकी नज़र मानवी जी पर गई तो वो तेज कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़े। रुद्रम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका। मानवी जी की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए और उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। रुद्रम ने अमन जी का हाथ छोड़ दिया और अमन जी ने जल्दी से जाकर मानवी जी को अपने गले से लगा लिया। मानवी जी ने हैरानी से रुद्रम की तरफ देखा। माया जी और हर्षवर्धन जी की आंखों में भी आंसू थे। उनके दिल और दिमाग में इस वक्त बहुत सवाल थे, लेकिन वक्त ही ऐसा था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मानवी जी को अपने गले से लगकर अमन जी बोले, तुम्हें पता है मनु, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे तुम्हारे मिला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रुद्रम ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओगी, पर तुम आई ही नहीं, इसलिए अब मुझे रुद्रम अपने साथ यहाँ पर ले आया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बोलते हुए वो मानवी जी से अलग हुई। मानवी जी ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और वापस से उनके सीने से लगकर रोती हुए बोली, बहुत याद आई मुझे आपकी, बहुत याद आई। माया जी ने रुद्रम की तरफ देखा। उनकी सवालिया नज़र खुद पर पाकर रुद्रम ने कहा, डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें डैड बच गए थे, लेकिन कोमा में चले गए थे और कोमा से लौटने के बाद भी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं हुई, इसलिए वो थोड़ा बच्चों की तरफ बिहेव करते हैं। उसकी बात सुनकर माया जी ने दोबारा अमन जी की तरफ देखा, जो सच में बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहे थे, लेकिन उनके लिए इतनी ही खुशी बहुत थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और जिंदा है। रुद्रम ने मधु जी की तरफ देखा और उनके उड़े हुए होश देखकर बोला, क्या बात है बुआ जी, आपको डैड के वापस आने की खुशी नहीं है क्या? आप उनसे मिलेंगी नहीं? रुद्रम की आवाज़ सुनकर मधु जी एकदम से चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। बोलते हुए वो अमन जी के पास आई। उन्होंने अमन जी के हाथ पर अपना हाथ रखा ही था कि अमन जी ने जोर से उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मधु जी ने जैसे ही अमन जी के हाथ पर अपना हाथ रखा, अमन जी उसकी तरफ घूमे और उन्होंने मधु जी के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया था। सभी लोग एकदम से हैरान रह गए। मधु जी ने भी अपनी हाथ अपने गाल पर रख दिया था। वो तो पूरी तरह सॉफ्ट हो चुकी थी। अमन जी का थप्पड़ इतना ज़्यादा तेज और भारी था कि उनका पूरा गाल ही सूजने लगा था। सौंदर्या गुस्से से लाल होती हुई वहाँ पर आई और अमन जी की तरफ देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू। अभी वो इतना ही बोली कि वहाँ पर अनाया आई और बोली,
अनाया आई और उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे करते हुए बोली, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या सौंदर्या कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं आना चाहिए। सौंदर्या गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखने लगी। वहीं अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। रुद्रम के जाने की बात ही नहीं, उसके जाने से पहले भी सौंदर्या ने बहुत बार उसे परेशान किया था। हालांकि उसे कभी रुद्रम ने कुछ बताया नहीं, लेकिन अब तक तो वो समझ चुकी थी कि कौन रुद्रम का अपना है और कौन रुद्रम का पराया। मधु जी और सौंदर्या जी के लक्षण ही उन दोनों के बारे में उसे सब बता रहे थे। अमन जी गुस्से से मधु जी को देखते हुए बोले, ये बहुत बुरी है, मुझे इससे बात नहीं करनी, इसे मुझसे दूर लेकर जाओ, बहुत बुरी है ये। बोलते हुए उन्होंने रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ आगे आया और अमन जी का हाथ थाम कर मधु जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड ने और किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन वो आपको बुरा क्यों कह रहे हैं बुआ जी? कुछ ऐसा है क्या जो हम नहीं जानते? बोलते हुए उसकी तिरछी नजरें मधु जी के साथ साथ सौंदर्या पर भी थी, सौंदर्या पर भी जा रही थी। दोनों के चेहरे के होश उड़ गए। अगर अमन जी इससे ज़्यादा कुछ बोल देते तो आज दोनों सिंघानियाँ पहले से क्या शायद दुनिया से ही बाहर हो जाती। मधु जी जल्दी से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है भाई को कुछ याद ना हो इसलिए उन्हें कोई गलतफहमी हो रही हो। ये तो मेरे प्यारे भाई हैं, इन्हें यहाँ सही सलामत देखकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। सौंदर्या अभी भी गुस्से से अमन जी को देख रही थी, लेकिन मधु जी ने जल्दी से उसका हाथ खींचा और अपनी एक्सप्रेशन सही करने का इशारा किया। उसके बाद सौंदर्या भी मुस्कुराई। रुद्रम अमन जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है अब आपको आराम करना चाहिए। अमन जी बिल्कुल बच्चों की तरह बोले, हाँ मैं करूँगा ना आराम, आज तो मेरी मनु मेरे साथ है तो मैं आराम करूँगा, आप वो मेरा ख्याल रखेंगे। बोलते हुए वो मानवी जी की तरफ देख रहे थे। रुद्रम ने ना ही मानवी जी की तरफ देखा और ना ही उनसे कुछ कहा। उन दोनों के बीच का माहौल देखकर अनाया मानवी जी के पास आई और उन्हें मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, डैड को अंदर ले जाइए, उन्हें आराम की ज़रूरत है। मानवी ने अपना सर हाँ में हिलाया और अमन जी के साथ वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सौंदर्या और मधु जी भी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि रुद्रम उन दोनों को जाते देख थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। दोनों के ही कदम एक साथ रुके और उन दोनों ने पलटकर रुद्रम की तरफ देखा। माया जी और हर्षवर्धन जी भी हैरानी से रुद्रम को देख रहे थे। वहीं अनाया को भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि रुद्रम कहने क्या वाला है। रुद्रम ने अपनी दोनों पॉकेट में से अपने हाथ डाले और हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हुआ। वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने लिटिल गर्ल से शादी जल्दबाजी में की थी क्योंकि मेरे लिए और कुछ मैटर ही नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ लिटिल गर्ल से शादी मैटर करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी शादी का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी और लिटिल गर्ल की एक पार्टी करने वाला हूँ जिसमें आप सब इनवाइटेड हैं। बोलते हुए उसने मधु जी और सौंदर्या की तरफ देखा। दोनों का उतरा हुआ मुंह और भी ज़्यादा उतर गया। पहले क्या कमी थी उनके जलने में जो अब रुद्रम उनको और जला रहा था। रुद्रम आगे बोला, और ये पार्टी कल ही होगी, आई होप आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माया जी अनाया के पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हुआ, लेकिन अब इतना तो समझ में आ रहा है कि तुम ये सब जानती थी। शिकायत है तुमसे कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, लेकिन मेरा रुद्रम और अमन दोनों घर आ गए, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। अनाया मुस्कुराई। रुद्रम के जाने के बाद कई बार माया जी को मधु जी और सौंदर्य ने भड़काने की कोशिश करी थी, लेकिन अब सब ठीक था तो अनाया वो सब कुछ बोल चुकी थी। कुछ देर बाद एक एक कर सब वहाँ से चले गए। अनाया और रुद्रम सिंघानिया पैलेस आने से पहले वर्मा हाउस गए थे मीनाक्षी जी से मिलने। आरव वर्मा का ट्रीटमेंट भी घर पर ही हो रहा था। अनाया कुछ वक्त वहाँ बिताना चाहती थी, लेकिन रुद्रम के सामने उसकी मर्जी चल ही नहीं पाई, पर मीनाक्षी जी को जल्द आने का वादा उसने किया था। अनाया रुद्रम के पास आई और बोली, अब आप पहले मुझे ये बताइए मिस्टर रुद्रम की बिजनेस आप संभालेंगे या मैं? रुद्रम उसकी बात पर मुस्कुराया और उसे कमर से थाम कर अपने करीब खींचते हुए बोला, हर एक चीज़ मैं संभाल लूँगा क्योंकि तुम मुझे संभाल लो लिटिल गर्ल, इतना ही काफ़ी है। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। उसकी बातों का मतलब समझकर अनाया ने घूर कर उसे देखा और रुद्रम शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोला, क्यों ना शुरुआत अभी से की जाए? अनाया उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा दूर करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं मिस्टर रुद्रम, अभी कुछ देर पहले ही हमने वो सब अभी बोल ही रही थी कि रुद्रम
रुद्रम ने उसकी कमर से अपने हाथ हटाए और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अब आगे जो वो करने वाला था वो चीज़ सोचकर अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो जल्दी से बोली, हम हॉल में हैं मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और उसके लिप्स को अपनी लिप्स में कैप्चर करते हुए उसे किस करने लगा। अनाया एक पल में सिहर गई, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। आज पहली बार था जब रुद्रम उसे यूं हॉल के बीचों बीच किस कर रहा था। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। भले ही सारे मेंबर्स अपने अपने रूम में जा चुके थे, लेकिन कोई भी किसी भी वक्त बाहर आ सकता था और सर्वेंट तो अभी भी किचन और बाकी सब जगह मौजूद थे। कोई भी अगर उन्हें इस तरह से देखता तो उनके बारे में ना जाने क्या क्या बात करता, लेकिन रुद्रम तो रुद्रम है। उसके लिए बस सारी दुनिया जाए भाड़ में। उसके लिटिल गर्ल पर उसका हक है, ये प्रूव करने में वो कभी पीछे नहीं रहता। अनाया पहले उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कुछ ही पलों में रुद्रम बहुत ज़्यादा डीप होकर उसे किस करने लगा तो वो भी रुद्रम का साथ देने लगी। रुद्रम के हाथ उसकी पीठ पर चलने लगे तो उसने झट से अपना चेहरा रुद्रम से पीछे किया और धीरे से बोली, आप बहुत गलत कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम, हम हॉल में हैं, कोई आ जाएगा। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, अगर तुम चाहो तो हम रूम में चल सकते हैं लिटिल गर्ल। अनाया घूर कर उसे देखते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको पता है आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसमें मेरा होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आप ही सब कुछ संभालिए। मुझे सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। आपको पता है मेरे लिए मेरी स्टडीज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। रुद्रम उसकी बात सुनते हुए उसे ही देख रहा था, लेकिन अब उसकी नज़रें थोड़ी और ज़्यादा गहरी हो गई थी। उसने अनाया की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उंगलियां उसके बालों में उलझाते हुए बोला, कितनी ज़रूरी है लिटिल गर्ल। अनाया हंसी और बोली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर रुद्रम के चेहरे की नसें तन गई और वो और भी ज़्यादा गहरी नज़रों से अनाया को देखने लगा। वो अनाया के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर हल्का सा उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देख कर बोला, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं होना चाहिए लिटिल गर्ल। अगर मेरे अलावा कोई तुम्हारी ज़रूरत हुआ तो वो ज़रूरत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अनाया उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसने तो बस मजाक में बोला था। अब ऐसा लग रहा था कि रुद्रम नाराज़ हो गया। जिस तरह से रुद्रम ने उसके सर को अपने हाथ से दबाया हुआ था और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में उलझाया हुआ था, उसे दर्द हो रहा था। ऊपर से रुद्रम का चेहरा भी बिल्कुल अलग लग रहा था। एक गहरी सांस लेकर रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और अनाया से थोड़ा अलग होकर बोला, जाओ रूम में। अनाया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप नहीं आएंगे। रुद्रम वापस अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, तुम चाहती हो मैं आऊँ। अनाया का चेहरा थोड़ा सीरियस था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसे बोलने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगी। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अगर आप आते तो मुझे अच्छा लगता, पर अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। रुद्रम एक बार फिर से उसके करीब हुआ और उसके चेहरे को अपनी गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, दीवाना ज़रूर हूँ लिटिल गर्ल, मजनू नहीं कि जब तुम चाहो तब मैं तुम्हारे करीब आऊँ। तुम्हारे करीब आना और तुम्हें अपने लिए तड़पाना दोनों रुद्रम सिंघानिया के मूड पर डिपेंड होगा। बोलते हुए रुद्रम के चेहरे पर डबल एक्सप्रेशन थे और रुद्रम में अनाया को पहले वाला रुद्रम ही दिखाई दे रहा था जो उसे टॉर्चर और परेशान करता था। अनाया उसे देखती रह गई और रुद्रम अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए ही एक स्टाइल के साथ चलते हुए वहाँ से बाहर चला गया। तो दोस्तों क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।